नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। मैं हूं मुकेश मिश्रा। स्वागत करता हूं आज की इस खास चर्चा में। आज हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की। लगातार 9 दिनों से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या मसला है सरकार और किसानों के बीच चल रहे इस आंदोलन पर? हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आंदोलनकारी किसानों के स्वाभिमान की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन की है। 3 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच 7.5 घंटे बातचीत चली। इस बातचीत के दौर के बाद भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। इस बैठक के दौरान किसानों ने न तो सरकार के द्वारा दिया गया खाना खाया, न ही उनके द्वारा दी गई चाय पी। वो खुद का खाना अपने साथ ही लेकर आए थे और चाय गुरुद्वारे से मंगाकर पी। ये किसानों के स्वाभिमान की रोटी और चाय थी, जिसकी कीमत बताने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे हैं। किसान अपना खुद का बनाया हुआ खाना खुद लेकर आए थे। उन्होंने टी ब्रेक में चाय भी अपनी ही पी। इस तस्वीर में किसानों के स्वाभिमान को देखा जा सकता है। अगर आप घर बैठकर भोजन कर रहे हैं तो आपको देश के किसानों का धन्यवाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अथक परिश्रम और दिन रात की मेहनत का नतीजा है हमारी और आपकी रसोई में बनते पकवान। सरकार को किसानों के लिए हमेशा सशक्त कुछ ऐसे प्रारूप तैयार करने चाहिए कि जिससे वे हमेशा सशक्त बने रहें। इस एक हफ्ते में किसानों और सरकार के बीच हुई 2 बैठकों में भी कोई समझौता किसान और सरकार के बीच नहीं हो पाया है। अब तक कुल मिलाकर दोनों पक्षों के बीच 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। 5 दिसंबर को 5वीं बार सरकार और किसान आमने सामने होंगे। जिस देश का किसान कुदाल और बैल लेकर खेतों में जाने की बजाय सड़कों पर उतर जाए, उस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। देश की जीडीपी में 16 से 18% तक का योगदान देने वाले किसानों की संख्या 2014 और 15 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 67.8% है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि इस देश का एक बड़ा तबका आज खेत खलिहानों पर निर्भर करता है और इनके हित को किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि भारत सरकार कृषि से संबंधित 3 कानून लेकर आई, जिसे सरकार और उनके सहयोगी घटक और कुछ सामाजिक कृषि संगठन किसानों के हित में बता रही हैं। वहीं विरोधी दल अन्य कृषि संगठनों के साथ साथ अब सरकार का एक अकाली दल भी इस विधेयक के विरोध में आ चुका है और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आपको उन किसानों की पीड़ा क्या है, आप खुद ही सुनिए। किसानों की जो 6 मांगे हैं, क्या केंद्र सरकार उन किसानों की मांगे पर खरी उतरती है या नहीं? सरकार अभी तक खरी नहीं उतरी है। कृषि प्रधान देश में किसानों की उपेक्षा लगातार जा रही है। किसान जिस चीज़ को मांगना चाहता है, सरकार उसे देना नहीं चाहती। अगर ये हम तो आज महामहिम राष्ट्रपति से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर दे जो पूरे देश की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, और तब भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जो केंद्र सरकार है इस कृषि बिल को किसानों के हक में बता रही है? नहीं, वो तो अपने आप बताएगी। जिसने जो काम गलत करा वो कैसे बता देगा मैंने गलत करा? तो अच्छा ही बताएगा। क्यों जी? इन्होंने अच्छा काम करते, मैं कह रहा हूँ जो चीज मैं मांग रहा हूँ वो मुझे दे नहीं रहे। किसान मांग रहे हैं केला दो, ये बैंगन हमारे हैं उसे बता रहे हैं केला खाओ फल। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा फार्मूला है? 2020 लास्ट जा रहा है, 2 साल में किसान की आय दुगनी हो जाएंगी। गन्ने का रेट लगभग 3 वर्षों से आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ा। गन्ने का भुगतान 1-1 साल तक किसान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या मैं कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है, वहाँ आज तक नहीं मिला। धान का मूल्य 800, 900, 1000, 1100 पे धान पिट गया। आलू है, आलू का किसान वो पिट गया। जब ये फसलें सारी पिटती रहेंगी और सही उचित मूल्य पर नहीं खरीदे जाने की, इनके भाव नहीं बढ़ने के, क्या ऐसा कौन सा फार्मूला है जो 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी? क्या इस कानून से किसान की आय दुगनी हो जाएगी? किसान इस कानून को बिल्कुल नहीं चाहता। इस कानून को वापस लिया जाए। जब किसान नहीं चाहता तो इस कानून को किसानों पर जबरदस्ती लादने का प्रयास किया जा रहा है।
तो अभी आपने सुना कि किसान किस तरह से परेशान है। एक नज़र डालते हैं किसान बिल पर। सरकार का पहला बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक है, जिसे संवर्धन और सरलीकरण विधेयक भी माना जाता है, जो एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी की मंडी के बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि देश का 86% किसान लघु और मध्यम वर्ग के श्रेणी में आते हैं, जिनके पास 5 एकड़ से भी कम खेती की जमीन है, और इनमें से अधिकतर किसान अपनी फसल मंडी में न ले जाकर आसपास के व्यापारियों को बेचता है। वर्ष 2003 के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के तहत सरकार किसानों को बाध्य भी नहीं कर सकती कि वे अपनी फसल को मंडी में ही बेचे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाजार की आज़ादी तब भी थी, लेकिन कुछ सीमित क्षेत्रों में। अब यह क्षेत्र पूरी तरह खुला हो गया है और ई ट्रेडिंग का सुलभ विकल्प भी मिल गया है इस विधेयक से। लेकिन तब किसानों की फसल का न्यूनतम फसल मूल्य एमएसपी था, और जो नए नियम के मंडी के बाहर अनाज उत्पादन में नहीं है, जबकि देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंडी से पहले की तरह सरकारी खरीदें चलती रहेंगी। अब एक नज़र डालते हैं दूसरे विधेयक पर, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, मतलब कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, जिसमें व्यापारी और कंपनियां बुआई से पहले किसानों के साथ एक अनुबंध करेंगी कि आप इस फसल की बुआई करो और हम फला तारीख को फला कुंटल अनाज अमुक मूल्य पर आपसे खरीदेंगे, जो निसंदेह काफ़ी अच्छा बिल है। किसान के फसल का मूल्य बुआई के पहले ही निर्धारित हो जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन इसके साथ इसमें कुछ खामियां भी हैं, क्योंकि अपने देश के आधे से ज़्यादा किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त खेत नहीं है। वो बड़े किसानों के खेत अधिया, तीसरी या बटाई पर लेकर खेती करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने पर व्यापारी और कंपनियां सीधे खेत के मालिकों से अनुबंध करेंगी, जिससे ये अधिया या बटाई पर खेती करने वाले किसान बस नाम मात्र का किसान कहलाएगा, जबकि सरकारी आंकड़ों में उनकी गिनती देश के किसानों में होती रहेगी। दूसरे अनुबंध खेती प्रणाली से एक फ़ायदा ये है कि अनुबंध होने से व्यापक स्तर पर उस फसल की खेती होगी जिसके लिए श्रमिकों की ज़रूरत होगी, और स्थानीय लघु किसानों के लिए रोजगार का भी सृजन होगा। हम आपको बताते हैं कि अगर किसी विवाद के स्थिति में किसान एसडीएम और डीएम के यहाँ अपील कर सकता है, लेकिन साथ ही देश में भ्रष्टाचार कितना चरम पर है किसी से छुपा नहीं है। तो यहाँ भी संभावना है कि आर्थिक रूप से मजबूत व्यापारी और कंपनी इन प्रशासनिक अधिकारियों पर येन केन प्रकारेण दबाव डालेगा निर्णय को अपने पक्ष में करने के लिए। यदि ऐसा हुआ तो दूसरों का पेट भरने वाला, आधा तन ढककर खेतों में हल चलाने वाला किसान अपने हक की लड़ाई कैसे जीतेगा। सरकार को चाहिए कि इसमें आगे की कोर्ट की व्यवस्था भी बनाए, ताकि इन मनोनीत अधिकारियों से न्याय न मिलने पर किसान के साथ साथ व्यापारी को भी ऊपर की अदालत में अपनी बात कहने का हक हो, क्योंकि आज भी देश का आम नागरिक कार्यपालिका में उतना विश्वास नहीं रखता जितना कि वो न्यायपालिका से रखता है। इसी कड़ी का तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु विधेयक। इस संशोधन के तहत सरकार ने अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी है। राष्ट्रीय आपदा, सूखा, महामारी, युद्ध जैसी स्थितियों में स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। इससे एक फ़ायदा तो है कि किसानों की उपज अब बेकार होकर फेंकी नहीं जाएगी, लेकिन बाकी बिल की तरह यहाँ भी कालाबाजारी जैसी कुछ और खामियां दिख रही हैं, क्योंकि जब फसल के उत्पादन का समय होता है तो ज़्यादा उपलब्धता के कारण बाजार में आसानी से कम रेट पर फसल मिल जाती है। तब इन खाद्य वस्तुओं की लिमिट हट जाएगी तो बड़े बड़े व्यापारी कंपनी फसल उत्पादन के समय किसानों से कम रेट में ज़्यादा माल खरीद कर इन्हें जमा कर लेंगे, और बाजार में इनकी मांग पर पूर्ति न करके इसकी उपलब्धता की कमी दिखाते हुए उच्च दामों में इन वस्तुओं को बेचेंगे।
जिससे इस संरचना में सबसे आखिरी कड़ी कहा जाने वाला उपभोक्ता प्रभावित होगा, जिसे महंगे दामों पर इन दैनिक खाद्य वस्तुओं को खरीदनी पड़ेगी और महंगाई में बेजोड़ बढ़ोतरी होगी। इसका उदाहरण देश में बीच बीच में प्याज की आसमान छूते भाव से देखा जा सकता है। कैसे इसका स्टोरेज कर कीमतों की कालाबाजारी की जाती है और खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू तो हर घर में प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आवश्यक वस्तु से किसान ही नहीं, आम आदमी भी परेशान होगा। आज अकाली दल हरियाणा और पंजाब के किसानों का मूड देखते हुए सरकार से बगावती तेवर अपनाए हुए है। उस समय ये अकाली दल क्यों चुप थी जब कैबिनेट मीटिंग करके ये अध्यादेश लाया जा रहा था? इसे खाने के लिए अन्न उपजाने वाले बेबस किसानों के साथ सियासत की राजनीति न कहें तो और क्या कहें। खैर, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि इस कानून का परिणाम कैसा आएगा, क्योंकि इस तरह के कानून का परिणाम कुछ सालों के बाद ही दिखाई देता है। किसान परेशान है पर मजबूर नहीं, इस बात का ख्याल रखते हुए ही कदम उठाए जाने चाहिए। एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, ज़रा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इसमें बहुत ही बड़ा मुद्दा छुपा हुआ है। लिखा है, जितना भी डिजिटल इंडिया बना लो, रोटी क्या गूगल से डाउनलोड करोगे? इस बात से हमें ये समझना चाहिए कि हमें डिजिटल इंडिया के साथ साथ देहात वाला इंडिया भी चाहिए, उनकी भी हमें उतनी ही ज़रूरत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।